अभी हम लोग इंटरफेज को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इंटरफेज को हम लोग टोटल 2 पार्ट में समझेंगे। तो आज है उसका पहला पार्ट। इंटरफेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू 3 फेज। समझ रहे हैं? इंटरफेज को 3 फेज में डिवाइड किया गया है। क्या क्या? G1, S और G2। G1 फेज का फुल फॉर्म क्या है? गैप 1 फेज। S फेज को सिंथेसिस फेज बोलते हैं और G2 फेज का फुल फॉर्म गैप 2 फेज है। समझ रहे हैं? इंटरफेज को नॉन डिवाइडिंग फेज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इंटरफेज में सेल कभी भी डिवाइड नहीं करता है। इंटरफेज में सेल कभी भी डिवाइड नहीं करता है, सेल डिवीजन के लिए तैयार होता है, तैयारी करता है। समझ रहे हैं? क्योंकि सेल डिवीजन इस फेज में नहीं होता है, इसलिए इस फेज को बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज। आशा करता हूं समझ गए होंगे। इट टेक्स मोर देन 95% टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल किसको बोलते हैं? एक सेल साइकिल कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है उस टोटल टाइम को क्या बोलते हैं? ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। समझ गए? और ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल का मोर देन 95% टाइम खर्च होता है इंटरफेज में। समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है, ये टोटल सेल साइकिल का मतलब ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल का मैक्सिमम टाइम ले रहा है। समझ रहे हैं? इसीलिए इंटरफेज को एक लॉन्ग फेज भी बोला जाता है। समझ रहे हैं? इंटरफेज एक लॉन्ग फेज है। क्यों है? क्यों लॉन्ग फेज है? एज इट टेक्स मैक्सिमम टाइम ऑफ सेल साइकिल। ये सेल साइकिल का मोर देन 95% टाइम ले रहा है, मतलब मैक्सिमम टाइम ये ले रहा है, इसीलिए इंटरफेज को लॉन्ग फेज बोलते हैं। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। समझ रहे हैं? बिकॉज सेल इज नॉट डिवाइडिंग इन दिस फेज। इस फेज में सेल डिवाइड नहीं करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज। लेकिन सेल क्या यहां पे रेस्ट करता है? नहीं, सेल क्या करता है? तैयारी करता है सेल डिवीजन का एम फेज के लिए। समझ रहे हैं? बट डूइंग प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, ये प्रिपरेशन करता है, प्रिपेयर होता है सेल डिवीजन के लिए। प्रिपेयर होता है मतलब कॉन्टिन्यूअसली सिंथेसिस करता है एंड डुप्लीकेट्स इट्स कंटेंट। सेल इंटरफेज में डिवाइड नहीं करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज। लेकिन सेल यहां पे रेस्ट नहीं करता है। सेल क्या करता है? कॉन्टिन्यूअसली सिंथेसिस करता है और अपना सेल का कंटेंट को डबल करता है, मतलब अपना जेनेटिक मटेरियल को, अपना सेल ऑर्गेनेली को डबल करता है कॉन्टिन्यूअसली सिंथेसिस करके। समझ रहे हैं? मतलब सेल यहां पे बहुत एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होता है और कॉन्टिन्यूअसली सिंथेसिस करता है। समझ गए? लेकिन रेस्टिंग फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पे डिवाइड नहीं करता है, इसलिए रेस्टिंग फेज बोल दे रहे हैं। समझ गए? इंटरफेज को एक्टिव फेज भी बोला जाता है। समझ गए? इन दिस फेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कॉन्टिन्यूअसली सिंथेसिस जीनोम एंड सेल ऑर्गेनेली। यहां पे मैं बता चुका हूं, सेल को रेस्टिंग फेज बोलते हैं क्योंकि यहां पे ये डिवाइड नहीं करता है, लेकिन ये सेल डिवीजन का तैयारी करता है। तैयारी करता है मतलब अपना जेनेटिक मटेरियल को और सेल ऑर्गेनेली को कॉन्टिन्यूअसली सिंथेसिस करता है और अपना कंटेंट को डबल करता है। मतलब यहां पे सेल बहुत एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होता है और कॉन्टिन्यूअसली सिंथेसिस करता है। समझ गए? और अपना कंटेंट को डबल करता है, इसीलिए इंटरफेज को एक्टिव फेज भी बोला जाता है। समझ गए? यहां पे ये डेफिनेशन है, यहां पे मैं डेफिनेशन लिखा हूं इंटरफेज का। ड्यूरेशन बिटवीन 2 एम फेज इज नॉन एज इंटरफेज। समझ गए? 2 एम फेज के बीच में जो ड्यूरेशन होता है उसको बोलते हैं इंटरफेज। यहां पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। ये एक पेरेंट सेल है। जब ये सेल डिवीजन में एंटर करेगा, सबसे पहले क्या करेगा? इंटरफेज। अपना कंटेंट डबल कर लिया इंटरफेज कंप्लीट करके। फिर क्या हुआ? एम फेज किया। एम फेज करने के बाद क्या हुआ? 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया, ये पेरेंट सेल। फिर ये 2 डॉटर सेल में क्या होगा? इंटरफेज होगा। समझ गए? फिर इंटरफेज खत्म होने के बाद क्या होगा? डॉटर सेल में अपना कंटेंट डबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे एम फेज होगा, फिर ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये भी 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, या ये वाला डॉटर सेल में भी इंटरफेज एम फेज होकर 2 सेल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये चलता जाएगा। तो यहाँ पे
एम फेज हुआ है और यहां पे भी एम फेज हुआ है। ये दो एम फेज के बीच में जो ड्यूरेशन है इसको बोलते हैं इंटरफेज। समझ गए? यहां पे क्या हुआ है? इंटरफेज हुआ है। यहां पे क्या हुआ है? इंटरफेज हुआ है। दो इंटरफेज के बीच में जो ड्यूरेशन है इसको बोलते हैं इंटरफेज। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अभी आ गया एम फेज। एम फेज को दो फेज में या दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस किसको बोलते हैं? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे डेफिनेशन लिख लीजिएगा। मैं तो पहले लेक्चर में आप लोगों को लिखा भी चुका हूँ। ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नॉन एज कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नॉन एज साइटोकाइनेसिस। समझ गए? एम फेज को डिवाइडिंग फेज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? एम फेज में एक्चुअल में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। समझ रहे हैं? एम फेज में एक्चुअल में सेल डिवीजन होता है, इसलिए एम फेज को बोलते हैं डिवाइडिंग फेज। इट टेक्स लेस देन 5% टाइम ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का मतलब ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल का लेस देन 5% टाइम ये लेता है, मतलब बहुत टाइम खर्च होता है, बहुत कम टाइम खर्च होता है एम फेज में ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल का। समझ गए? इसीलिए इसको शॉर्ट फेज बोला जाता है। ये क्या है? शॉर्ट फेज है। एज इट टेक्स लेस टाइम ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का बहुत कम टाइम एम फेज में खर्च होता है, इसीलिए एम फेज एक शॉर्ट फेज है। और ये कुछ डाटा है, याद रखिएगा। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टू सेल। यहां पे लिख लीजिएगा वेरी फ्रॉम। समझ गए? वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टू सेल। मतलब ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वेरी करता है और सेल टू सेल भी वेरी करता है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे एनसीईआरटी ने। ह्यूमन सेल का एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे तो ह्यूमन सेल 24 आवर्स में डिवाइड कर जाता है। मतलब ह्यूमन सेल में एक सेल साइकिल कंप्लीट होने में 24 आवर्स लगता है। समझ गए? तो सेल साइकिल में ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल में ह्यूमन सेल का 23 आवर्स होता है इंटरफेज में, 23 आवर्स खर्च होता है इंटरफेज में और ओनली 1 आवर्स खर्च होता है एम फेज में। समझ रहे हैं? मैं रिपीट करता हूं, ह्यूमन सेल का ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कितना होता है? 24 आवर्स। आउट ऑफ 24 आवर्स इंटरफेज में खर्च होता है 23 आवर्स और एम फेज में खर्च होता है 1 आवर। समझ गए? और ईस्ट सेल को अगर हम लोग लेंगे, कंसीडर करेंगे, तो ईस्ट सेल डिवाइड करता है 90 मिनट्स में। समझ गए? ईस्ट डिवाइड करता है 90 मिनट्स में और ह्यूमन सेल डिवाइड करता है 24 आवर्स में। आउट ऑफ 24 आवर्स 23 आवर्स इंटरफेज, 1 आवर एम फेज। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग G1, S और G2 में कौन सा इवेंट्स होते हैं डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे और इंटरफेज को कंप्लीट करेंगे। समझ गए? और कुछ टर्म भी लिखाऊंगा मैं वहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को, वो भी ध्यान में रखना होगा आप लोगों को। तो आज का लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।